Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine and enjoying good health. And today our topic is from unit 3rd, coordination and control. So let's move to our topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट आर अबाउट गोनेट्स एंड सेकंड टॉपिक इज़ अबाउट डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन. सो लेट्स डिस्कस आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ गोनेट्स. ठीक है, तो गोनेट्स हमारे पास क्या होते हैं? गोनेट्स हमारे पास बेसिकली हमारे बॉडी के वो ऑर्गन्स हैं जो सेक्सेस में डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि जो मेल एंड फीमेल में जो डिफ्रेंशिएट करते हैं हमें उसको हम गोनेट्स कहते हैं. तो इसमें हमारे पास जो है दो किस्म के गोनेट्स मौजूद होते हैं. फर्स्ट वन इज़ ओवरीज एंड सेकंड वन इज़ टेस्टिस. तो ओवरीज जो हैं ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और जो टेस्टिस हमारे पास हैं दैट आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो आज की हमारा टॉपिक क्योंकि कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है तो हम इसमें देखेंगे कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम क्योंकि हार्मोन्स को डिस्कस करते हैं तो हम आज के टॉपिक में देखेंगे कि हाउ ओवरीज एंड टेस्टिस रिलीज देयर हार्मोन्स एंड विच हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय देम. तो ओवरीज से हमारे पास जो है दो किस्म के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं. फर्स्ट वन इज़ एस्ट्रोजन एंड सेकंड वन इज़ प्रोजेस्टेरॉन. और टेस्टिस से भी हमारे पास दो किस्म के हार्मोन यहाँ रिलीज़ होते हैं. एक होता है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन एंड सेकंड वन इज़ 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन. सो लेट्स डिस्कस द हार्मोन्स ऑफ ओवरी. तो फर्स्ट वन इसमें हमारे पास डिटेल दी गई है अबाउट एस्ट्रोजन हार्मोन. तो इसमें देखें कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये राइपनिंग फॉलिकल से सीक्रेट होता है. तो राइपनिंग फॉलिकल्स हमारे पास क्या होते हैं कि फीमेल में जो एग के गिर्द मेम्ब्रेन होती है जो उसकी प्रोटेक्शन करती हैं. ठीक है, तो तीन किस्म के फॉलिकल्स होते हैं. प्राइमरी फॉलिकल जो वो लेयर जो बिल्कुल एग के करीब होती है, फिर उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं एंड देन टर्शरी फॉलिकल्स. ठीक है, तो ये तीन हमारे पास जो है लेयर्स होती हैं. और जब ये हमारे पास एग जो है वो बिल्कुल एक मैच्योर कंडीशन में होता है तो उस वक्त जो है ये फॉलिकल्स बिल्कुल राइपन हो चुकी होती हैं, बिल्कुल मैच्योर हो चुकी होती हैं. तो उस वक्त जो है ये क्या रिलीज़ करती हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो रिलीज़ करती हैं. उसके अलावा यहाँ पे कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं. इंटरस्टिशियल सेल्स क्या होते हैं? हमारे पास ये ऐसे सेल्स हैं जो हमारे पास जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रिलेटेड होते हैं. ठीक है, तो ये ऐसे सेल्स हैं जिनकी डेवलपमेंट जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के थ्रू हुई थी फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स. तो ये हमारे पास जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं ये भी एस्ट्रोजन रिलीज़ करते हैं. अब एस्ट्रोजन के फंक्शंस देखें आप, तो इसका फर्स्ट फंक्शन है कि ये फ़ीमेल के अंदर जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को अराइज करता है. ठीक है ना, उसमें हमारे पास जो है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स है. उसके अलावा जो है फ़ीमेल की जो वॉइस की पिच होती है वो बहुत जो है शार्प पिच होती है. ठीक है, तो मतलब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि विच वन इज़ द वॉइस ऑफ मेल एंड विच वन इज़ वॉइस ऑफ फीमेल. उसके अलावा जो है ये यूट्रस की वॉल को थिकन करती है. ठीक है, अगर तो हमारे पास जो है प्रेगनेंसी हो जाती है या फिर जो है उसकी जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है तो वो यूट्रस की वॉल को थिक करता है ताकि वो जो है फीटस को कैरी कर सके. उसके अलावा जो है एस्ट्रो साइकिल, ठीक है, जो कि हमारे पास कुछ मैमल्स में होता है, और उसी तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल. इस दोनों के दौरान भी ये हमारे पास जो है पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट करती है, जिससे क्या होता है फीमेल बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ होता है. और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल और जो एस्ट्रो साइकिल है उसको मेनटेन करता है. उसके अलावा इसका क्या काम होता है कि हीलिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ यूट्रस आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस एज यू नो दैट इसमें हमारे पास क्या होता है कि फ़ीमेल की यूट्रस में से ब्लड और उसके साथ कुछ डेब्रिज होती हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं. एक्चुअली जब एग की फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती तो वो क्या हो जाता है 14 डे पे जाके रप्चर हो जाता है. ठीक है, तो उसके रप्चरिंग से कुछ जो यूट्रस की वॉल्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं, उसके टिश्यूज़ भी जो स्लफ ऑफ हो जाते हैं. ठीक है, तो यूट्रस की वॉल क्या हो जाती है थोड़ी सी उसके अंदर यूँ समझ लें कि उसके अंदर हल्का सा एक ज़ख़म आ जाते हैं या डैमेज आ जाते हैं. तो इसका क्या काम होता है एस्ट्रोजन का? ये उसकी हीलिंग करती है और उसकी रिपेयरिंग करती है. उसी तरह सम ऑफ द सेल्स ऑफ यूट्राइन वॉल बिकम ग्लैंडुलर. ठीक है ना, ग्लैंडुलर का मतलब होता है ऐसे सेल्स हमारे पास जो ग्लैंड्स रिलीज़ करें. ठीक है, तो यूट्रस की वॉल क्या हो जाती है, ये ग्लैंड सीक्रेट करती है
और ये हमारे पास एक प्रोटीनियस सिक्रीशन जो है वो सिक्रीट करती है, जो एम्ब्रियो की हेल्प करता है उसकी डेवलपमेंट में, ठीक है। यूँ समझे कि वो एम्ब्रियो को जो है उससे खुराक प्रोवाइड होती है। उसके अलावा जो है अगर तो इसके हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है इस हार्मोन की, कोई भी वजह हो सकती है उसकी, तो उसका सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा, एक तो वो जो फीमेल होंगी वो सेक्शुअली मैच्योर नहीं हो सकेंगी, ठीक है, और वो स्टीराइल होंगी, यानी कि वो फिर अपनी जनरेशन को जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी, शी विल नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। सेकेंड वन हमारे पास हार्मोन है दैट इज़ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये कहाँ से पैदा होता है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय द रप्चर फॉलिकल, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस है हमारे पास एस्ट्रोजन में और प्रोजेस्टेरॉन में। जो एस्ट्रोजन था वो राइपेंड फॉलिकल से रिलीज़ हुआ था, यानी कि वो फॉलिकल जो बिल्कुल पक चुके हैं, वो फॉलिकल जो बिल्कुल मैच्योर हो चुके हैं। और प्रोजेस्टेरॉन कब रिलीज़ होगा, जब हमारे पास फॉलिकल क्या हो चुके थे, रप्चर हो चुके होते हैं, ठीक है। ये फॉलिकल उस वक्त रप्चर होता है, ये उसी वक्त फटता है जब इसमें से एग जो है वो क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है। और ये इसके किसके रिस्पॉन्स में रिलीज़ होता है, इन द रिस्पॉन्स ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन का क्या फंक्शन है, देखें, एक तो ये जो है फर्दर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, क्योंकि अगर ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जो है वो कंटिन्यू रखे तो ज़ाहिर बात है जो फॉलिकल्स हैं वो कभी रप्चर ही नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ये क्या करता है, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होता है फौरी तौर पे एफएसएच की सिक्रीशन क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। उसके अलावा ये क्या करता है, ये यूट्रस को मज़ीद जो है वो थिकन करता है, उसकी वॉल को मजबूत बनाता है, और उसकी वेस्कुलराइजेशन कराता है। वेस्कुलराइजेशन का मतलब होता है उसके अंदर ब्लड की जो कैपिलरीज है उसकी अमाउंट क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, उसके अंदर ब्लड का फ्लो तेज़ हो जाता है एंड अदर एरियाज ऑफ द फीमेल बॉडी एंड प्रिपेयरिंग द स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी। और बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन रिलीज ही तभी होता है जब जो है प्रेगनेंसी हो चुकी हो, या जो है हमारे पास जो एग है वो जाइगोट में चेंज हो चुका हो। जब जाइगोट की फॉर्मेशन जो हमारे पास है वहीं यूँ समझें कि ये एक इंडिकेशन है प्रेगनेंसी की, ठीक है। एंड इट सुप्रेस द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का प्रोसेस आपने पढ़ा है कि ओव्यूलेशन क्या होता है, इट इज़ अ रिलीज़ ऑफ एग, ठीक है, एग का रिलीज़ होना। अब क्योंकि एक एग ऑलरेडी फर्टिलाइज हो चुका है, ठीक है, एक प्रोसेस शुरू हो चुका है, प्रेगनेंसी का फीटस फॉर्मेशन हो चुकी है, तो मज़ीद अब ओव्यूलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होगा मज़ीद जो है ओव्यूलेशन बंद हो जाएगी, और जैसे ही ओव्यूलेशन जो है वो स्टॉप होती है उसके बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो जब तक 9 मंथ तक फीटस की डेवलपमेंट चलती है फीमेल बॉडी में, तब तक उनके अंदर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ द मेजर कंस्टिट्यूशन ऑफ द बर्थ कंट्रोल पिल। तो ऐसे लोग जो मतलब चाहते हैं कि अभी मतलब मज़ीद वो बेबी प्रोड्यूस नहीं करना चाहते, तो वो क्या करते हैं, ऐसे टैबलेट्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन हो, ठीक है। तो इस तरह जो है ये मज़ीद जो है ओव्यूलेशन को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एग की रिलीज़ जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो ये तभी कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी नहीं हुई एंड दे डोंट वांट टू कंसीव, तो वो क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ऑलरेडी मतलब इन एडवांस हो लेना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, ओव्यूलेशन नहीं होती। तो जब ओव्यूलेशन नहीं होती तो ऑटोमेटिकली जो है इससे प्रेगनेंसी कंट्रोल रहती है। सेकंड हमारे पास गोनेड है जनाब टेस्टीज़, ठीक है। टेस्टीज़ हमारे पास जो होते हैं ये होते हैं मेल, हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखें, इसके अंदर बहुत सारी कॉइल्ड सेमिनेफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, वेयर द स्पर्मेटोजोआ डेवलप बिटवीन दीज ट्यूब्यूल, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ हमारे पास जो है ये स्पर्म मदर सेल होता है, ठीक है ना। स्पर्मेटोजोआ फिर बाद में इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन होती है और फिर ये स्पर्म बना देता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है इसी की जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, हम देखें एक तो ट्यूब्यूल्स होंगे, ट्यूब्यूल्स तो कवर्ड पार्ट हैं, ट्यूब्यूल्स के दरमियान में एक फ्लूइड होता है जो उसको फ्रिक्शन से बचाता है, इसको हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स का। तो उन्हीं सेल्स में से जो है हमारे पास क्या पैदा होते हैं, टेस्टोस्टेरोन पैदा होते हैं। और उसके अलावा जो है दूसरा हार्मोन है दैट इज़ 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ डेवलपमेंट द सेक्स ऑर्गन इन द फीटस प्रोड्यूस दैम। अब जैसे ही जो है प्रेगनेंसी हुई और फीमेल के अंदर अगर एक बेबी बॉय जो है वो डेवलप हो रहा है, तो उसी वक्त ही उस फीटस के अंदर जो है ये दोनों हार्मोन वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे राइज फेयरली कंसिस्टेंटली अनटिल प्यूबर्टी। और जब तक वो जो बेबी है वो प्यूबर्टी 12 एज तक नहीं पहुंचता, सने बलूगत तक नहीं पहुंचता, तब तक इसके अंदर ये लेवल जो है हार्मोन्स का वो इंक्रीज़ हो जाता है। सो आफ्टर द प्यूबर्टी द सप्लाई ऑफ एलएच द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, कि प्यूबर्टी तक इसका लेवल ऐसा ऐसा बढ़ता जाएगा। और जब प्यूबर्टी वाली स्टेज आ जाएगी, यानी कि वो जो बेबी बॉय है वो 12 ईयर का हो जाएगा, तब जो है ये टेस्टोस्टेरोन जो है उसकी प्रोडक्शन कांस्टेंट हो जाएगी, नॉट स्टॉप, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। मतलब वो मज़ीद बढ़ना, वो बढ़ेगी ना कम होगी, बस उसका लेवल जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो इन फीटस इट इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। अब फीटस में इसका क्या होता है, फीटस क्या होता है, फीटस जब तब तक किसी बेबी की बर्थ नहीं होती ना, तो मंथ 3 से लेकर मंथ 9 तक हम जो है फीमेल के अंदर जो बेबी डेवलप हो रहा होता है
जिसको फीटस का नाम देते हैं, ठीक है। तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या करता है, इनिशिएट करता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। उसके अलावा जो है एट प्यूबर्टी, जब वो प्यूबर्टी की स्टेज पर आता है, यानी कि जब वो मेल जो है 12 ईयर तक आएगा, तो उसके अंदर जो है मेल सेकेंडरी करेक्टर जो है वो अपीयर होने जाते हैं। मेल सेकेंडरी करेक्टर्स कौन से हो जाते हैं, बियर्ड का आना, ठीक है, यानी कि दाढ़ी का आना उनके अंदर। उसके अलावा जो उनके चेस्ट पर हेयर्स की ग्रोथ हो गई, उसके अलावा बॉडी पे हेयर ग्रोथ, और उनकी आवाज़ का भारीपन, ठीक है। मतलब वो करेक्टरिस्टिक जो प्योरली एक मेल को जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं एंड प्रमोट द सेक्स ड्राइव, ठीक है। और इससे क्या होता है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन की जो है एक जो फीलिंग है वो पैदा होती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की तरफ वो जाते हैं, मतलब एक उनकी प्यूबर्टी की स्टेज आ जाती है उनकी तरफ। एंड सो द कैस्ट्रेड मेल फेल्स टू डेवलप सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर एंड हिज बॉडी टेंड टू मूव टू फॉर्म इमेच्योर फेल। अब कैस्ट्रेड मेल्स कौन से होते हैं, वो मेल जिन्होंने अपने अंदर जो है इन हार्मोन्स को सुप्रेस करवाया हुआ हो, या नेचुरली उनके ये हार्मोन जो है वो सुप्रेस हो चुके हों, तो उनके अंदर वो बाहर तो वो मेल होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स हैं वो अपीयर नहीं हो पाते। तो वो उनकी मेल बॉडी होती है, लेकिन उनके अंदर जो अपेरेंस होती है ना वो फीमेल की तरह होती है। मतलब फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि उनकी आवाज़ बिल्कुल बारीक सी होगी, ठीक है। उसके अंदर कोई हेयर ग्रोथ नहीं होती, मतलब वो दे जस्ट लुक लाइक अ फीमेल, ठीक है। लेकिन वो होते वो मेल हैं, बट दे लुक लाइक इमेच्योर मेल। अब नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज़्म, ठीक है। अब फीडबैक हमारे पास क्या होता है कि मिसाल के तौर पे अब आपके सामने जो है ना कोई भी किसी भी टीचर का लेक्चर लिया, फिर आपसे उसका फीडबैक लिया गया कि बताएं जब आपको समझ आया कि नहीं समझ आया, यानी कि आपका जो एक किसी टीचर का एक्शन है वो आपके रिएक्शन के तौर पर सामने आएगा। सही है, सेम एज़ हमारी जो बॉडी में जिस तरह सिस्टम मुख्तलिफ सिस्टम चल रहे हैं, उसमें भी ऐसे ही कुछ प्रोसीजर होता है कि एक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सिस्टम हार्मोन को रिलीज़ कर रहा है, तो वही हार्मोन बदले में उस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखें कि इंटरेक्शन इन विच कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज़ इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इट इज़ कंट्रोलिंग, ठीक है। कि ऐसा मैकेनिज्म जिसमें जिस रिएक्शन के प्रोडक्ट अपने ही रिएक्टेंट्स को फिर क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। उसको हम नाम देते हैं फीडबैक मैकेनिज्म का। सो फॉर द प्रॉपर बॉडी फंक्शन टू अपोजिंग सिस्टम आर नीडिंग, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी ने प्रॉपरली फंक्शन करना है तो हमें इसके लिए जो अपोजिट सिस्टम्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। ताकि जो इफ़ देयर आर एक्सेलरेटर मस्ट बी इनहिबिटर्स, कि अगर हमारी बॉडी में एक्सेलरेटर्स मौजूद हैं, यानी कि किसी हार्मोन को एक्सेलरेट करने के लिए कोई सिस्टम है, तो ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए जो उसको इनहिबिट भी करे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो हर चीज़ अगर कंट्रोल मैनर में रहे तो ये ज़्यादा बेस्ट रहती है। सो इफ़ अ हार्मोन इन द बॉडी प्रमोट्स स्टिमुलेट एंड रिएक्शन एंड अदर हार्मोन वुड बी चेकिंग एट द सेम टाइम, कि अगर एक हार्मोन हमारी बॉडी में किसी फंक्शन को स्टिमुलेट कर रहा है, तो यकीनी तौर पर एक और हार्मोन होगा जिसने उस पर चेक रखा हुआ होगा और उसको ज़रूरत से ज़्यादा जो है उस फंक्शन को वो परफॉर्म नहीं करने देगा। एंड हमारे पास जो बॉडी में जो इंटरेक्शंस होते हैं वो इसलिए भी मेंटेन है क्योंकि हमारी बॉडी में फीडबैक मैकेनिज़्म है, ठीक है, जो हमारी बॉडी को जो है लिमिटलेस नहीं होने देता, ठीक है। सो इन दिस वे कंसंट्रेशन ऑफ सिक्रीशन इटसेल्फ इज़ कंट्रोल्ड बिकॉज सर्टेन इन्फॉर्मेशन इज़ पास टू सोर्स और अदर वर्ड्स इट फेड बैक टू द आउटपुट ऑफ द सिक्रीशन, ठीक है। कि हमारी बॉडी में जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती हैं उन सिक्रीशंस का एक रिएक्शन आता है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो क्या करता है ऑटोमेटिकली अगर तो उन सिक्रीशंस की मज़ीद ज़रूरत नहीं है तो उन सिक्रीशन को फिर स्टॉप कर दिया जाता है। सो द इंटरेक्शन बिटवीन पिट्यूटरी एंड अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ओवर विच इज एक्सर्ट कंट्रोल, अब चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं चाहे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनके ऊपर भी जो है नेचर ने एक कंट्रोल सिस्टम रखा हुआ है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं जनाब इसमें कंपैरिजन ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब आपने अबाउट नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ा है कंप्लीट, ठीक है, जिसमें हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और न्यूरॉन जो है वो किस तरह हमारी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करती हैं। और आपने फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ा, इसमें हमने देखा कि किस तरह हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मैसेज को कन्वे करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इन दोनों सिस्टम में कुछ हमारे पास सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं और कुछ जो है हमारे पास डिफरेंसेस मौजूद हैं। तो सिमिलैरिटीज़ में देखें इसमें कि बोथ द हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स एंड नर्व सेल्स सिंथेसाइज द केमिकल मैसेंजर, ठीक है, कि चाहे हमारे पास हार्मोन्स हों चाहे हमारे पास जो है नर्व्स हैं वो अपना मैसेज जो है वो केमिकल शक्ल में ही भेजते हैं। अब हार्मोन्स के अंदर कौन से केमिकल्स हैं, ये हमारे हार्मोन्स दे आर इटसेल्फ केमिकल, और जो हमारे पास नर्व्स होती हैं आपने पढ़ा होगा न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, या सिनेप्सिस में जो है केमिकल जो है वो क्या करते हैं अपने मैसेज कन्वे करते हैं केमिकल के थ्रू अपनी एक नर्व से दूसरी नर्व की तरफ, एंड बोथ रिलीज द मैसेंजर केमिकल इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब इसमें जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस हमारी बॉडी की जो है उसमें ये मतलब ये सेल टू सेल नहीं मूव करता, ये बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ लिक्विड हैं, ब्लड है इधर
इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके थ्रू जो है वो अपना मैसेज कन्वे करते हैं। एंड बोथ हेल्प इन कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी, ठीक है, ये दोनों ही हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन करते हैं। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है, बॉडी के एक पार्ट का जो है वो किसी दूसरे हिस्से के साथ ताल्लुक कायम रहता है। सो बोथ फंक्शन इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई एंड आइदर फ्रॉम विद इन द बॉडी और फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, कि दोनों का ही काम क्या है, स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना, ठीक है। तो स्टिमुलस हमारे पास क्या होता है, एनी चेंज इन इन्वायरमेंट, आइदर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट, कि हमारी बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर कोई भी अगर माहौल में तब्दीली हो रही है तो उसको रिस्पॉन्स करना जो है वो किसका काम होता है, नर्व्स का और हमारे पास हार्मोन्स का। तो दोनों ही जो है इस स्टिमुलस को क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। एंड बोथ आर होम्योस्टैटिक इन फंक्शन, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस हमारे पास क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट, ठीक है। दोनों का ही काम यही है कि हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को होम्योस्टैटिक रखते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं होने देते हैं। सो नेक्स्ट मूव इट्स डिफरेंसेस, ठीक है। कुछ इसमें फ़र्क भी मौजूद है नर्वस कोऑर्डिनेशन में और केमिकल कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। तो फर्स्ट वन इसमें हमारे पास देखिए कि हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, न्यूरॉन्स, ये एसोसिएट सेंसरी भी हो सकती हैं, मोटर न्यूरॉन भी हो सकती हैं, और जो है ये हमारे पास एसोसिएटिव भी हो सकती हैं। दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। ये हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। और इसके अंदर कुछ न्यूरोग्लिया सेल्स भी मौजूद होते हैं जिनका क्या काम होता है, न्यूरॉन्स को नरिशमेंट करना, ठीक है। और सेकंड बार अगर हम हार्मोन की तरफ देखें तो हार्मोन के जो सेल्स होते हैं ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होते हैं और ये अपने सिक्रीशन को जो है वो ब्लड के अंदर एंटर करते हैं और ये हमारा जो है हार्मोन्स का यूनिट बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी करते हैं। यही जो सिक्रेटरी सेल्स हैं, ठीक है, ये उसका हमारे हार्मोन्स का स्ट्रक्चर भी बनाएंगे और उसको फंक्शन परफॉर्म करने में भी हेल्प करते हैं। सेकेंड वन देखें नर्वस कोऑर्डिनेशन का, कि केमिकल्स प्रोड्यूस बाय न्यूरॉन्स एंडिंग एक्ट्स विच दे आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एंड वेरी क्लोज टू द सेल दे इन्फ्लुएंस, कि हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं वो उन सेल्स के बिल्कुल करीब होते हैं जिस सेल तक उन्होंने मैसेज पहुंचाना हो, इवन के लेस देन माइक्रोमीटर अवे होते हैं, ठीक है। कि डायरेक्ट मतलब हमारे न्यूरॉन ने हमारे सेल तक अगर मैसेज पहुंचाना है तो न्यूरॉन और सेल के दरमियान फासला बहुत ही कम होता है, अब इन माइक्रोमीटर्स में होता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एसिटाइल कोलिन, ये हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये बिल्कुल सिनेप्सिस के आके अपना जो है ये मैसेज रिलीज़ करती है और ये फौरी तौर पे नेक्स्ट न्यूरॉन को जो है वो एक्साइट कर देती है। और जब अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में देखें तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं कि इनका डायरेक्ट सेल्स के साथ ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन ये क्या करती हैं, अपने हार्मोन्स को ब्लड के अंदर जो है वो पोर कर देती हैं, ठीक है। और ये हार्मोन जो है वो जाके ब्लड के थ्रू अपने टारगेट सेल की तरफ जाते हैं और जो कि हार्मोन की प्रोडक्शन से तो काफ़ी दूर होते हैं, लेकिन ब्लड जो है वो इन्हीं हार्मोन्स क्या करता है, अपने साथ फ्लो ऑफ करके ले जाता है। हम मिसाल के तौर पे हमारे पास देखें ADH, ठीक है, आपने इसके फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा, दैट इज़ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। इसका क्या काम होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो है यूरिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। अब देखें ये पैदा तो हमारे पास पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, लेकिन इसका टारगेट सेल देखें ये कहाँ पे जाके होता है, किडनी में। अब देखें किडनी का और हमारे ब्रेन से, ठीक है, काफ़ी उनका मतलब डिस्टेंस है, लेकिन ये हार्मोन जो है ADH पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा और वो ब्लड के ज़रिए मूव होता होता हमारी किडनी में जाएगा और हेल्प करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की। अगर तो हमारी बॉडी में वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारे अंदर जो है वो डाइल्यूट यूरिन पैदा होगा, और अगर हमारी बॉडी में ब्लड उसकी वाटर की अमाउंट कम है तो हमारे पास जो है वो कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा होगा, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो है किसी तरह से डिहाइड्रेशन ना हो जाए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वन हमारे पास इसका थर्ड डिफरेंस है नर्वस कोऑर्डिनेशन में, कि इसमें जो न्यूरॉन्स रिलीज़ होते हैं इट्स ट्रांसमीटर इनटू वन और मोर स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक सेल्स, ठीक है, कि सेल्स की शक्ल में जो है ये अपने न्यूरो ट्रांसमीटर को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और अगर हम ब्लड के उसका केमिकल कोऑर्डिनेशन देखें तो इसमें ब्लड बोर्न हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, कि उनके हार्मोन्स ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं पहले, और वो एक टाइम में जो है इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी कि वो बग़ैर किसी मतलब इख्तलाफ के एक टाइम में मिलियंस ऑफ सेल तक जो है वो उसको बात कर सकते हैं, यानी कि वो ब्लड जो है इतने सारे सेल्स तक आराम से पहुंच जाता है, ठीक है, इन फ्यू सेकंड्स। उसी तरह अगर फोर्थ वन देखें, इट हैज़ इमीडिएट इफेक्ट या शो रिस्पांस टू स्टिमुलस, के जैसे ही हमारे पास हमने कोई स्टिमुलस रिसीव किया फौरी तौर पे हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है, उसको रिस्पांस करता है, इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है फास्ट होता है। और अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की तरफ देखें, इसका भी इमीडिएट इफेक्ट होता है, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनके इफेक्ट जो है वो प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, ठीक है, बहुत मतलब या डिलेड होते हैं, तो मतलब ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनका इफेक्ट बहुत अरसे तक रहता है, और कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो रिलीज़ तो हो जाते हैं लेकिन उनका इफेक्ट थोड़े से बाद जाके जो है वो रिलीज़ होता है। मिसाल के तौर पे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का टारगेट, ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज़ तो हो जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बॉडी की ग्रोथ होती रहती है।
अच्छा जी, नेक्स्ट अब इसमें देखें फिफ्थ हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन का पॉइंट देखें। इट इज़ कंट्रोल इज़ अफेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट ट्रैवल विद इन द सेल्स इटसेल्फ एंड रिलीज इट्स न्यूरोट्रांसमीटर ओनली विद रीचेज इट्स टारगेट। तो अब इसके लिए हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रिक सिग्नल्स मौजूद होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में, जिसको आप नर्व इम्पल्स कहते हैं, ठीक है, नर्व इम्पल्स की शक्ल में जो है अपने टारगेट की तरफ पहुँचते हैं। लेकिन अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो इसमें किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिकल मैसेज नहीं होता, इसमें ओनली जो है वो केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और वही केमिकल जो हैं वो अपने टारगेट सेल को स्टिमुलेट करते हैं, चाहे वो उससे कितना ही दूर क्यों ना हो, और उस तक जो है वो मैसेज पहुंचाते हैं। 6 देखें कि हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो इफेक्ट है वो क्या होता है, बहुत ही रैपिड होता है। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं अगर हम एक नर्व इम्पल्स की स्पीड देखें तो वो 100 मीटर्स पर सेकंड होती है, ठीक है, और मैक्सिमम हमारे पास जो है इसकी नर्व की स्पीड रिकॉर्डेड की गई है 120 मीटर पर सेकंड तक भी वो चली जाती है। मतलब वो एक सिंगल सेकंड में वो 120 मीटर का फासला तय करती है कि अगर हमने आपके ब्रेन ने आपके किसी बॉडी पार्ट तक मैसेज पहुँचाना है तो उसकी जो स्पीड होगी वो कितना हो जाती है, 120 मीटर्स पर सेकेंड तक। और अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ये रैपिड तो नहीं होते, स्लो होते हैं, लेकिन उनका इफ़ेक्ट जो है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड होता है। तो लास्ट इसका पॉइंट है हमारे पास कि दिस केमिकल इन दिस सिस्टम, या तो कौन कौन से सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी होते हैं और न्यूरो हार्मोन भी होते हैं, लेकिन ये होते शॉर्ट लिव्ड हैं। शॉर्ट लिव का मतलब ये है कि जैसे ही इनका मैसेज पहुंचता है फौरी तौर पर नर्व इम्पल्स क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। दस इस इफेक्ट्स ऑफ द मैसेंजर सेंट बाय न्यूरॉन टेंड टू बी मच शॉर्टर, ठीक है, इसका मैसेज क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, सही है। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक न्यूरॉन ने मैसेज किसी सेल तक पहुँचा दिया तो जैसे ही उस सेल तक मैसेज पहुँच गया फौरी तौर पर नर्व इम्पल्स क्या हो जाती हैं, डेमिनिश हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन जो है वो जैसे ही फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी कोई हार्मोन रिलीज़ हो रहा है ब्रेन से, तो ब्रेन से टारगेट सेल तक तब जाएगा, लेकिन जो है वो बेशक लेट, मतलब उनका ड्यूरेशन सो थोड़ी लॉन्ग होता है, लेकिन वो ब्लड के अंदर काफ़ी टाइम तक मेंटेन रहता है, ठीक है। देयर इज़ मच लॉन्गर ड्यूरेशन फॉर डायरेक्शन, और वो उसका जो एक्शंस है उनका इफेक्ट भी क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर कोई ग्रोथ हार्मोन है मिसाल के तौर पे, वो स्लोली रिलीज़ हो रहा है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो क्या होगा, लाइफ टाइम रहेगा, ठीक है। उसी तरह कोई भी हार्मोन आप ले लें, वो बेशक जो है स्लोली रिलीज़ होता है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो क्या होता है, वो काफ़ी अर्से तक रहता है, उसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड इसके कमेंट्स बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, होप यू आर फॉलोइंग इट टू। आप उसमें जस्ट अपना नेम एंटर करें, रोल नंबर एंटर करें और अपनी अटेंडेंस को इंश्योर कराएं, एंड कीप फॉलोइंग दिस लेक्चर, एंड इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब इट, काइंडली सब्सक्राइब इट नाउ so that you can receive latest lectures from your respected teachers. Thank you so much. Stay safe.